Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम शंकर आईएएस की पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाली किताब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करने वाले हैं। चैप्टर 6 एनवायरमेंटल इश्यूज। जी हाँ, और हमारे पास इस चैप्टर के की हाइलाइट्स तो हैं ही, साथ में यूपीएससी के पिछले सालों के कुछ सवाल भी हैं, ताकि ये पता चले कि थ्योरी और असल परीक्षा में क्या कनेक्शन है। बिल्कुल, हमारा मिशन इस बड़े चैप्टर को एकदम आसान और दिलचस्प बनाना है। और इसमें उतरने से पहले एक छोटी सी अपील भी है। हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हो सके तो हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी सोचें। आपके छोटे से सहयोग से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए शुरू करें। चलिए। ये चैप्टर काफी बड़ा है, तो हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है प्रदूषण, जो सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे जरूरी भी। फिर है वेस्ट मैनेजमेंट, और आखिर में कुछ और जरूरी पर्यावरणीय मुद्दे। तो प्रदूषण से ही शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें भी वायु प्रदूषण सबसे पहले। सोर्स मटेरियल में एयर पोल्यूटेंट्स की एक लंबी लिस्ट है। कभी कभी ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। देखिए, उस लिस्ट को रटने की बजाय हम प्रदूषकों को 2 टीमों में बांट सकते हैं। 2 टीमों में? ये तो मजेदार है। हाँ, पहली टीम को हम कह सकते हैं डायरेक्ट अटैकर्स। ये वो हैं जो सीधे हमारे शरीर पर, हमारे फेफड़ों पर हमला करते हैं। ठीक है। और दूसरी टीम है सीक्रेट विलेंस की। ये हवा में रहते हुए ज्यादा कुछ नहीं करते, पर जैसे ही पर्यावरण के दूसरे एलिमेंट से मिलते हैं बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ओके, ये दिलचस्प तरीका है। तो डायरेक्ट अटैकर्स वाली टीम में कौन-कौन है? इसमें 2 मेन खिलाड़ी हैं। पहला है एसपीएम, यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। धूल और धुएं के छोटे-छोटे कण। बिल्कुल, गाड़ियों से, फाटियों से निकलते हैं और सीधे हमारे फेफड़ों में। इससे जलन होती है और ये लंबे समय में हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स बनने की प्रक्रिया को भी धीमा कर देते हैं। और दूसरा खिलाड़ी? दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड या सीओ। ये बहुत ही खतरनाक गैस है। हाँ, सीओ के बारे में तो सुना है कि ये साइलेंट किलर है। जब हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं और गाड़ियों का धुआं चारों तरफ होता है, तो क्या सच में हमें उस सीओ से खतरा होता है? बिल्कुल। देखिए, सीओ का काम है हमारे शरीर को धोखा देना। ये हमारे खून में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से भी 200 गुना ज्यादा मजबूती से जुड़ जाती है। 200 गुना? हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर हवा में सीओ है तो हमारा खून ऑक्सीजन को छोड़कर उसे उठा लेगा। और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी? जी, जिससे सिर दर्द, चक्कर आना और ज्यादा मात्रा में हो तो मौत भी हो सकती है। तो हाँ, ट्रैफिक जैम में बंद कार में भी इसका असर हो सकता है। ये तो सच में डरावना है। अच्छा, अब सीक्रेट विलेंस वाली टीम के बारे में बताइए। इस टीम में है सल्फर के ऑक्साइड्स यानी SOX और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी NOx। ये कोयले वाले पावर प्लांट से निकलते हैं ना? मुख्य रूप से वहीं से। जब ये हवा में होते हैं तो सीधे तौर पर हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, पर असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये हवा में मौजूद पानी की बूंदों से मिल जाते हैं। और तभी ये अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन बनाते हैं। एग्जैक्टली। ये पानी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं, और जब बारिश होती है तो ये तेजाब जमीन पर आता है। इससे ताजमहल जैसी इमारतों को नुकसान होता है, ये तो सब जानते हैं। हाँ, पर इसका असली और ज्यादा गहरा असर हमारे इकोसिस्टम पर होता है, जो अक्सर दिखता नहीं है। इकोसिस्टम पर कैसे? मिट्टी और पानी पर? हाँ, ये एसिड बारिश मिट्टी का पूरा केमिकल बैलेंस बिगाड़ देती है। मिट्टी में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ये उन्हें मार देती है और फंगस को बढ़ने में मदद करती है। अच्छा। अब देखिए, बैक्टीरिया का काम है चीजों को सड़ाना यानी डिकम्पोज करना। जब बैक्टीरिया ही मर जाएंगे तो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी। इससे तो पूरा न्यूट्रिएंट साइकिल ही गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल, ये एक छुपा हुआ पर बहुत बड़ा नुकसान है। और यूपीएससी ने इस पर सवाल भी उठाए हैं सीधे सीधे। हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2014 के एक सवाल में साफ साफ पूछा गया था कि अम्ल वर्षा किनके कारण होती है, और ऑप्शन में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स थे। और 2015 वाला भी? हाँ, 2015 में कोयला जलाने से निकलने वाले प्रदूषकों पर सवाल था। तो ये दिखाता है कि कॉन्सेप्ट्स कितने जरूरी हैं। तो ये तो हुई हवा की बात, पर जब ये प्रदूषक जमीन पर आते हैं तो पानी में भी मिल जाते हैं। पानी के प्रदूषण को मापने के लिए स्रोत में DO, BOD और COD जैसे कुछ शब्द हैं।
इन्हें हम पानी की हेल्थ रिपोर्ट कह सकते हैं क्या? ये बिल्कुल सही तरीका है इसे समझने का। ये तीनों मिलकर बताते हैं कि कोई नदी या झील कितनी स्वस्थ है। तो डीओ से शुरू करते हैं। ठीक है। डीओ यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है जिससे मछलियां और दूसरे जलीय जीव सांस लेते हैं। तो सीधी सी बात है, डीओ जितना ज्यादा पानी उतना अच्छा। और अगर ये कम हो तो? अगर डीओ का लेवल 8.0 mg पर लीटर से कम है तो पानी दूषित माना जाता है, और 4.0 से कम हो तो बहुत ज्यादा प्रदूषित। ठीक है, तो डीओ ज्यादा होना अच्छा है। और बीओडी, मैंने सुना है ये इसका उल्टा है। हाँ, एक तरह से। बीओडी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी का दम घुटना। दम घुटना? हाँ, बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सोचिए, पानी में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कचरा जैसे सीवेज होगा, उसे तोड़ने वाले बैक्टीरिया को उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इस मेहनत में वे पानी की सारी ऑक्सीजन खा जाते हैं। अच्छा। तो हाई बीओडी का मतलब है एक ऐसा पानी जो प्रदूषण के बोझ तले सांस नहीं ले पा रहा है। मतलब ज्यादा गंदगी, मतलब ज्यादा बीओडी और पानी की सेहत खराब। तो फिर सीओडी और बीओडी में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल। बीओडी सिर्फ ऑर्गेनिक कचरे को मापता है जिसे बैक्टीरिया खा सकते हैं, जबकि सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में मौजूद हर उस चीज को मापता है जिसे केमिकली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। इसमें ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक रसायन दोनों शामिल हैं। तो सीओडी का दायरा बड़ा है। जी, संक्षेप में एक स्वस्थ नदी में डीओ ज्यादा होगा और बीओडी सीओडी कम होंगे। ये एकदम साफ हो गया। इसी से जुड़ा एक और शब्द है जो अक्सर हम झीलों के बारे में सुनते हैं, खासकर जब वो पूरी हरी हो जाती हैं, सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। ये क्या भला है? यूट्रोफिकेशन असल में एक झील की धीमी मौत की कहानी है। धीमी मौत? हाँ, ये तब होता है जब किसी झील में पोषक तत्व, खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये आते हैं हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर से या फिर बिना ट्रीटमेंट के छोड़े गए सीवेज से। और इन एक्स्ट्रा पोषक तत्वों से क्या होता है? इन पोषक तत्वों को खाकर शैवाल यानी एल्गी की आबादी में एक तरह का विस्फोट हो जाता है। एल्गल ब्लूम? बिल्कुल। ये शैवाल पानी की सतह पर एक मोटी हरी चादर बना लेते हैं। ये चादर सूरज की रोशनी को नीचे नहीं जाने देती, जिससे पानी के अंदर के पौधे मर जाते हैं। और फिर जब ये लाखों करोड़ों शैवाल भी मरते हैं तो उन्हें डीकंपोज करने वाले बैक्टीरिया पानी की बची खुची सारी ऑक्सीजन भी खत्म कर देते हैं। नतीजा, पानी में ऑक्सीजन का लेवल लगभग 0 हो जाता है और मछलियां और बाकी सब जीव दम घुटने से मर जाते हैं। मतलब एक जीती जागती झील एक मरे हुए बदबूदार तालाब में बदल जाती है। बिल्कुल, एक पूरी चेन रिएक्शन है। ये तो बहुत भयानक है। तो ये सारे प्रदूषक हवा और पानी को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन ये आते कहाँ से हैं? हमारी फैक्ट्रियों से, हमारे घरों से, और जब ये ठोस रूप में होते हैं तो हम इन्हें कचरा कहते हैं। ये इस समस्या का दूसरा सिरा है, वेस्ट मैनेजमेंट। जी, और यहाँ 2 तरह के कचरे पर सोर्स मटेरियल में खास ध्यान दिया गया है। एक है फ्लाई ऐश और दूसरा है ई कचरा। है। पहले ऐसा ही सोचा जाता था। फ्लाई ऐश कोयला जलाने से निकलने वाली बहुत बारीक राख है, और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दें तो ये हवा और पानी दोनों को प्रदूषित करती है। लेकिन अब ये एक क्लासिक उदाहरण बन गया है कि कैसे एक का कचरा दूसरे का खजाना हो सकता है। वो कैसे? इसके क्या फायदे हैं? इसके कई फायदे हैं। फ्लाई ऐश को सीमेंट में मिलाया जा सकता है, जिससे सीमेंट की मजबूती बढ़ती है और लागत कम होती है। अच्छा। इससे हल्की और मजबूत ईंटें बनती हैं। इसे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने और सड़कें बनाने में बेस मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये एक वेस्ट है जिसे अगर सही से मैनेज किया जाए तो ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है। बिल्कुल। तो फ्लाई ऐश तो हुआ औद्योगिक कचरा, लेकिन आज के दौर में एक और तरह का कचरा हमारे घरों से निकल रहा है, जो शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हमारा पुराना फोन, लैपटॉप, यानी ई कचरा। हाँ, ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक कचरा आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और यहाँ यूपीएससी का सीधा कनेक्शन है। कैसे? 2013 में एक सवाल पूछा गया था कि पुराने कंप्यूटरों को गलत तरीके से फेंकने पर कौन-कौन से खतरनाक पदार्थ पर्यावरण में फैलते हैं, और विकल्पों में बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, मर्क्यूरी और लेड जैसे नाम थे। और ये लिस्ट तो हमारे सोर्स मटेरियल में भी है। हूबहू वही लिस्ट है।
ये सभी भारी धातुएं हैं जो इंसानी दिमाग, किडनी और पूरे नर्वस सिस्टम के लिए जहर हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। तो इनके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास नियम कानून तो होंगे। स्रोत में ईपीआर का जिक्र है। हाँ, भारत में ई वेस्ट मैनेजमेंट नियम हैं और उनका सबसे जरूरी हिस्सा है ईपीआर का कॉन्सेप्ट। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। ईपीआर का कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि जो कंपनी फोन बना रही है वो ही उसे वापस लेने और रिसाइकिल करने के लिए जिम्मेदार होगी। लेकिन क्या ये भारत में असल में काम कर रहा है? क्योंकि हम तो आज भी देखते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से बच निकलती हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। ईपीआर एक बहुत ही पावरफुल विचार है। इसका मकसद ये भी है कि कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करें जिन्हें रिसाइकिल करना आसान हो। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वहीं पर चुनौती है। भारत में इसका इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी समस्या है हमारा विशाल अनौपचारिक क्षेत्र, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर। हाँ। कबाड़ी वाले हमसे ई कचरा ले तो लेते हैं, पर उनके पास उसे सुरक्षित तरीके से रिसाइकिल करने की तकनीक नहीं होती। वो तो बस जलाकर या एसिड में डालकर कीमती धातुएं निकालते हैं। बिल्कुल, जिससे जहरीले धुएं और रसायन पर्यावरण में फैल जाते हैं। तो कानून तो है, पर उसे जमीनी स्तर पर लागू करना अभी भी एक अधूरा काम है। मतलब कानून और असलियत में एक बड़ा गैप है। खैर, हमने अब तक उन चीजों की बात की जो हम पर्यावरण में डाल रहे हैं, प्रदूषण और कचरा। अब उन मुद्दों पर आते हैं जो पर्यावरण से कुछ छीन लेने से पैदा होते हैं। जैसे भूमि का क्षरण। हाँ, इसमें सबसे बड़ा शब्द आता है मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि रेगिस्तान फैल रहा है? ये एक आम गलतफहमी है। मरुस्थलीकरण का मतलब सिर्फ रेगिस्तान का फैलना नहीं है। इसका सही मतलब है किसी भी उपजाऊ जमीन की जैविक उत्पादकता का खत्म हो जाना, जिससे वो धीरे धीरे बंजर और रेगिस्तान जैसी हो जाती है। अच्छा। और सोर्स मटेरियल ये साफ करता है कि इसका मुख्य कारण सूखा या जलवायु परिवर्तन नहीं, बल्कि मानवीय गतिविधियां हैं। कौन सी मानवीय गतिविधियां? सबसे मुख्य हैं 3। अनियंत्रित वनों की कटाई, मतलब डिफॉरेस्टेशन, अत्यधिक चराई या ओवरग्रेजिंग, और अवैज्ञानिक तरीके से किया गया खनन। और भारत में इसकी क्या स्थिति है? भारत में राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के बड़े हिस्से इस समस्या से जूझ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत ने इससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन UNCCD पर हस्ताक्षर किए हैं और हमारा अपना नेशनल एक्शन प्लान भी है। और भारत के एक खास और बहुत संवेदनशील हिस्से यानी हिमालय की क्या चुनौतियां हैं? हिमालयी क्षेत्र इकोलॉजिकल रूप से बहुत नाजुक है। बढ़ता शहरीकरण, बेहिसाब टूरिज्म और कचरे को सही तरीके से मैनेज ना कर पाना, ये सब मिलकर उस पूरे इकोसिस्टम पर जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं, जिसका नतीजा हम भूस्खलन और बाढ़ के रूप में देखते हैं। जी। भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ और जैव विविधता का नुकसान। क्या इस मामले में सब कुछ निराशाजनक ही है या कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं? नहीं, उम्मीद की किरणें हैं, और वो ज्यादातर स्थानीय समुदायों से आ रही हैं। स्रोत में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे नैनीताल में नैनी झील को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का मिशन बटरफ्लाई। हाँ। लेकिन मेरा पसंदीदा उदाहरण है पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स का। हाँ, इनके बारे में मैंने पढ़ा है। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। मैं एक बार मेघालय में ऐसे ही एक पवित्र उपवन में गया था। जंगल के बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही आप उस सीमा के अंदर कदम रखते हैं, आपको महसूस होता है कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। कैसा महसूस हुआ? हवा ठंडी थी, चिड़ियों की आवाजें अलग थीं और एक अजीब सी शांति थी। ये वो जंगल हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण काटते नहीं हैं, और ये आज के समय में जैव विविधता के छोटे छोटे द्वीप बन गए हैं। आइलैंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब समुदाय किसी चीज को बचाने का फैसला करता है तो प्रकृति कैसे जवाब देती है। ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। ये पूरी चर्चा दिखाती है कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आज की इस बातचीत से हमने पर्यावरणीय मुद्दों के कई पहलुओं को छुआ। हमने देखा कि कैसे हवा और पानी का प्रदूषण, हमारे घरों और फैक्ट्रियों से निकलता कचरा और जमीन का क्षरण हमारे इकोसिस्टम को गहराई से प्रभावित कर रहा है। और यूपीएससी के नजरिए से सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ इन शब्दों को रटना काफी नहीं है। इनके पीछे की चेन रिएक्शन को समझना जरूरी है। यूट्रिफिकेशन कैसे एक झील को मारता है, एसिड रेन कैसे मिट्टी को बंजर बनाती है, और ईपीआर का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। जी। परीक्षा में कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल यहीं से बनते हैं। फ्लाई ऐश, ई कचरा, अम्ल वर्षा और सुपोषण, ये 4 विषय तो हर एस्पिरेंट को बहुत अच्छे से समझने चाहिए। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए आज का विचारणीय प्रश्न ये है, इन पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में
ज्यादा बड़ी भूमिका किसकी है, सरकार की बनाई नीतियों और सख्त कानूनों की, या फिर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर हमारी जागरूकता और हमारे व्यवहार में बदलाव की? इस पर जरूर सोचिएगा। और आज की चर्चा समाप्त करने से पहले हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि इस तरह की विस्तृत सामग्री बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है। तो अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो कृपया सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी पेड मेंबरशिप से जुड़कर हमारा समर्थन करें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.